गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये रहा आपका इस साल का आखिरी नोबेल पुरस्कार जो कि इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया गया है, यानी कि इकोनॉमिक नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को। वैसे इनका नाम देखिए अच्छा है, गोल्ड, और गोल्ड किस क्षेत्र में आता है? तो इकोनॉमी के क्षेत्र में आता है। तो इस तरीके से नाम याद रखा जा सकता है, ऑप्शन क्लिक करने में आसानी होगी। किस लिए दिया गया इनको? तो दिया गया है इनको लेबर फोर्स में महिलाओं के क्षेत्र में काम करने के लिए, यानी महिलाओं के लिए काम करने के लिए लेबर फोर्स में इसलिए दिया गया इनको। तो याद रखना चाहे तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें आज के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, तो आज है 10 अक्टूबर, और 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। और इसके 2023 के लिए थीम क्या रखी है? तो मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है। वर्तमान समय में ये बहुत खतरनाक स्थिति बन गई है। मतलब आप देखेंगे मेंटल लेवल पे बहुत सारे लोग डिस्टर्ब रहते हैं, और बड़ी बात तो ये कि डिस्टर्ब तो रहते हैं लेकिन हम उनको मान्यता भी नहीं देते। हमें लगता है यार तुम नाटक कर रहे हो, कोई डिप्रेशन जैसी बीमारी नहीं होती है, कोई डिप्रेशन नहीं है, बस तुम नाटक किए हो। मतलब बहुत सारे लोग इसको मानते ही नहीं कि डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी होती है। और ये मानसिक स्वास्थ्य वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हर दूसरा आदमी कोई ना कोई इरिटेशन लेके चल रहा है अपने साथ। दोस्तों ये आर्टिकल है, इसमें भी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी बातें की जा रही हैं। बात की जा रही है माइक्रोबायोम के बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज नाम से क्लियर हो जानी चाहिए कि माइक्रोबायोम क्या है। अगर इसको अलग अलग पढ़ेंगे, माइक्रो प्लस बायोम, तो यहाँ पे एक चीज आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी कि माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा, और बायोम तो ऐसे इसको रिलेट करिए बायोलॉजी से। बायो प्लस लॉजी से बनता है, लोगोस से बनता है। तो बायो का क्या मतलब होता है? जीवन या जीव जहां भी आ जाए तो समझ लीजिए कि बायो की बात की जा रही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करें तो मोटा मोटा आइडिया तो लग ही सकता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म हो गया, और यहाँ पे बायो, तो अगर हम बायो का देखते हैं तो बायो का मतलब होगा कि जीव या जीवन जहाँ पे आ जाए। तो इसका क्या मतलब कि छोटे स्तर के जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव जहाँ पे आ जाए वही होगा माइक्रोबायोम। तो यहाँ पे बात करें माइक्रोबायोम अनुसंधान के संबंध में मिथक क्या है, और ये हमारे GS 2 और GS 3 से जुड़ेगा। चर्चा में क्यों है ये टॉपिक? तो विगत 2 दशकों में माइक्रोबायोम रिसर्च एक स्थानीय विषय से पूरे विज्ञान में सबसे चर्चित विषयों में से एक बन गया है। मानव आंत के भीतर माइक्रोबियल इंटरेक्शन और उसकी गतिविधियां व्यापक शोध और चर्चा का विषय रही हैं। प्रचलित मिथक धारणाओं के विपरीत हाल के आकलन ने मानव माइक्रोबायोम की जटिलता पर प्रकाश डाला है, जो कुछ व्यापक रूप से माने जाने वाले दावों को चुनौती देती है। तो माइक्रोबायोम क्या होता है और यहाँ पे क्या क्या मिथक हो गए हैं इसके बारे में, ये हमारे बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सारी चीजें इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि माइक्रोबायोम कहते किसको है, माइक्रोबायोम होता है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे ये देखिए, नोट नोट करके लिखा गया ना। तो बात करें केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के लिए 1660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब यहाँ पे ये चीज क्यों लिखी गई है आपके लिए? ये चीज इसलिए लिखी गई है क्योंकि जो माइक्रोबायोम हो गया किस क्षेत्र में आ जाए, तो फिर जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही आ रहा है। तो यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितना अनुसंधान के लिए कितना पैसा दिया गया वो बताना भी जरूरी होगा। अब ये पॉइंट जो है ना, आप इसको कहीं लिख लीजिए, फिर अगर आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रहने वाले तो कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिए। कहीं भी जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात आती है तो कम से कम आप ये तो लिख पाओगे ना कि हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 1660 करोड़ रुपए दिए हैं। अब माइक्रोबायोम होते क्या है? मतलब यहाँ पे तो हम लोगों ने ऐसे समझ लिया मोटा मोटा, कि अगर किसी को नहीं पता माइक्रोबायोम के बारे में, कभी नहीं सुना, तो ये मोटा मोटा इसके नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि माइक्रोबायोम होता क्या है, तो माइक्रोबायोम सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव का एक समुदाय होता है जो किसी विशेष पर्यावरण में, यानी कि एक स्पेसिफाइड पर्यावरण में, एक स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट में ही जिंदा रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मछली है, तो मछली को अगर जल से हम बाहर निकालेंगे तो तुरंत तड़पने लगती है और कुछ देर बाद वो अपना दम तोड़ देगी। तो इसी तरीके से ये भी होते हैं कि जिस पर्यावरण के लिए अनुकूलित है सिर्फ उसी पर्यावरण में रहते हैं, अन्य पर्यावरण में ले जाने पर इनकी हालत खराब हो जाती है। तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे कवक भी इसमें आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि सूक्ष्म जीवों का समुदाय होना चाहिए, कम्युनिटी होनी चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। उसके अलावा मनुष्यों में इस शब्द का प्रयोग अक्सर उन सूक्ष्मजीवों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो शरीर के किसी विशेष भाग जैसे त्वचा या जठरांत संबंधी मार्ग में रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं कि बताया कि किसी विशेष पर्यावरण में, किसी विशेष वातावरण में मौजूद रहते हो। तो यहाँ पे भी वही बात की जा रही है कि मनुष्यों के भीतर भी किसी विशेष भाग में, यानी कि अगर आंत में है तो यहाँ पे आंत में ही रहेंगे, अगर इनको दिल के पास ट्रांसफर कर दिया जाए तो फिर ये जीवित नहीं रह सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के ये समूह गतिशील होते हैं और व्यायाम, आहार, दवा एवं अन्य जोखिम जैसे कई पर्यावरणीय कारकों की प्रतिक्रिया द्वारा इनमें बदलाव होता है। अब यहाँ पे बात करें कि मानव शरीर में जो माइक्रोबायोम पाए जाते हैं इनके बारे में क्या क्या मिथक बन गए हैं, इनके बारे में क्या क्या गलत धारणाएं बन गई, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट है क्षेत्र की आयु। क्षेत्र से मतलब माइक्रोबायोम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। मतलब लोगों को ये लग रहा है कि जो माइक्रोबायोम की बात उठी है वो अभी हाल ही में उठी है, रिसेंटली उठी है, और इसके बारे में बातें अभी की जाने लगी हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ही इसके बारे में बातें करनी शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं कि अभी ये बहुत हालिया मुद्दा, बहुत रिसेंट मुद्दा है और इसके पहले कोई जानकारी नहीं थी, अचानक से बीच में आ गया और अभी
10-20 सालों से ही चर्चा में बना, ऐसा नहीं है। ये 19वीं सदी के अंत से और 20वीं सदी की शुरुआत से ही ये चर्चा में आ गया था, लेकिन इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं था। तो ये कि लोगों को ये भी लगता है कि अभी ये हाल ही में चर्चा में है, तो ये एक मिथक हो गया। दूसरा मिथक इनके बारे में ये है कि लोगों को ये लगता है कि 2001 में ये नाम देखिए, इनका नाम है जोशुआ लिडरबर्ग। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनको लोगों को ये लगता है कि जब इन्होंने नामकरण किया इसका, इन्होंने ये शब्द बताया, तब जाकर के ये चर्चा में आया, जबकि ऐसा है ही नहीं। इसके पहले ही आप देख सकते हैं कि 1988 से ये शब्द गढ़ा जा चुका था। 1988 में ही माइक्रोबायोम का प्रयोग किया जा रहा था, यानी माइक्रोबायोम के बारे में जानकारी थी, जबकि लोगों को क्या गलत धारणा है, लोगों को ये लगता है कि 2001 में इसके बारे में पता चला है। उसके अलावा अगला मिथक है, लोगों को ये लगता है कि इनकी जो जनसंख्या होती है, इनका जो द्रव्यमान होता है, उसके बारे में भी लोगों को गलतफहमियां हैं। तो अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो कुछ अधिक प्रचलित और अधिक हानिकारक मिथक माइक्रोबायोम के आकार से संबंधित हैं। मानव अवशिष्ट में माइक्रोबियल कोशिकाओं की वास्तविक संख्या लगभग 1010 से लेकर के 1012 प्रति ग्राम है, और मानव माइक्रोबायोटा का वजन लगभग 200 ग्राम है। अगला मिथक ये है लोगों को लेकर के कि माँ से जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि माँ से शिशु तक प्रसार के बारे में लेकर के मिथक है। कुछ विचारों के विपरीत जन्म के समय माताएं अपने माइक्रोबायोम अपने बच्चों को नहीं देती हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जन्म के दौरान माँ से सीधे शिशु में स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन वे मानव माइक्रोबायोटा का एक छोटे से अंश का निर्माण करते हैं, और इन रोगाणुओं का केवल एक छोटा सा अंश ही जीवित रहता है तथा बच्चे के जीवन काल तक बना रहता है। यानी लोगों को जो ये गलत धारणा बन गई कि माँ के अंदर से लेकर के बच्चों के अंदर पहुंच जाता है ये माइक्रोबायोम, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत छोटे स्तर पर होता है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है, और जरूरी नहीं कि नुकसान पहुंचाए। और अगर जो जाते भी तो ये लगातार जीवन काल तक बना रहता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि नुकसान पहुंचा दे बच्चे को। उसके अलावा बात करें, प्रत्येक वयस्क में एक विशिष्ट माइक्रोबायोटा विन्यास होता है, यहाँ तक कि एक जैसे जुड़वा बच्चों में भी, जो एक ही घर में पले बढ़े होते हैं। अगला मिथक ये है कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं जो माइक्रोबायोम में, ये खतरनाक होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, जैसे स्थितियों के वैसे होंगे, यानी कि ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, खतरनाक भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो आपको उदाहरण के लिए जैसे दिए गए, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल नामक बैक्टीरिया की एक प्रजाति अधिकांश मनुष्यों में आजीवन उनके शरीर में बिना किसी रोग संक्रमण के विद्यमान रहती है। यह बैक्टीरिया केवल बुजुर्गों या दुर्बल प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में समस्या उत्पन्न करता है। उसके अलावा अगला मिथक ये है कि जो मोटापा है इसके लिए भी ये लोग जिम्मेदार है, माइक्रोबायोम। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब इसके बारे में कोई ऐसा फैक्ट नहीं जो प्रूव कर दे कि हाँ मोटापा इन्हीं की वजह से होता है। मोटापे के लिए जिम्मेदार किसको माना जा रहा है, तो यहाँ पे दो चीजों को माना जा रहा है, दो बैक्टीरिया को माना जा रहा है। इसमें पहला है नाम फाइला फर्मिक्यूट्स, और दूसरा है बैक्टेरोइडेट्स। अब इन दोनों को मानता है कि ये लोग मोटापे में काम आते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया की वजह से मोटापा होता है। जबकि इसको लेकर के हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है, अभी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है, सब प्रूफ नहीं हो गया कि इन दोनों की वजह से मोटापा होता हो। तो ये भी एक मिथक है। बात करें, फाइलम किसी सजीव में पाया जाने वाला एक समूह है। जीवों को वर्गीकृत करने के अवरोही क्रम में जीव जगत में विभिन्न संघ शामिल होते हैं। एक फाइलम में कई वर्ग होते हैं, फिर क्रम, परिवार, वंश और अंततः प्रजातियां, वही जो किंगडम और मोनेरा प्रोस्टेटा ये सब चलता रहा है बायोलॉजी में। यहाँ तक कि एक जीवाणु की प्रजाति में भी कई उपभेद अलग अलग व्यवहार करते हैं, जिससे मेजबान जीव में अलग अलग नैदानिक लक्षण प्रकट होते हैं। इसको आप एकदम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, कोविड-19 वाले, जैसे कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया और डेल्टा वेरिएंट आया, फिर और पता नहीं कौन कौन से वेरिएंट है, और सबकी जो हरकतें थी वो अलग थी, सबका नेचर बदल रहा था। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है उनके बारे में, किसी तरीके से इनका भी नेचर बदलता रहता है, इनका भी नेचर कुछ अलग रहता है, तो उनको पकड़ पाना, उनका निदान कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगला है सूक्ष्मजीवों की कार्यक्षमता और अतिरेक के बारे में भी लोगों को मिथक है। कैसा, तो सभी रोगाणु कार्यात्मक रूप से अनावश्यक नहीं है। माइक्रोबायोम के भीतर कई कार्य कुछ प्रजातियों के लिए विशिष्ट होते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि विभिन्न रोगाणु वास्तव में कार्यात्मक रूप से अनावश्यक होते हैं। हालांकि मानव माइक्रोबायोम में विभिन्न बैक्टीरिया कुछ सामान्य किंतु महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कई कार्य कुछ प्रजातियों के संरक्षण भी हैं। अगला है अनुक्रमण में पूर्वाग्रह। तो माइक्रोबायोम अनुसंधान में अनुक्रमण पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। पूर्वाग्रहों को विभिन्न चरणों में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो परिणामों और निष्कर्षों को प्रभावित करते हैं। माइक्रोबायोम अनुसंधान में मानकीकृत तरीके कौन कौन से हैं, तो जबकि सभी अध्ययनों में निष्कर्षों की तुलना करने के लिए मानकीकृत विधियां महत्वपूर्ण हैं, किंतु कोई भी पद्धति परिपूर्ण नहीं है और चुनी गई विधि की सीमाओं को स्वीकार करना आवश्यक है। अगला बिंदु माइक्रोबायोम का संवर्धन। हालांकि प्रयोगशाला में मानव माइक्रोबायोम से रोगाणुओं को विकसित करना चुनौतीपूर्ण है। अतीत में ऐसे सफल प्रयास हुए हैं, जो दर्शाता है कि संस्कृति संग्रह में वर्तमान अंतराल पूर्व प्रयासों की कमी के कारण है। अगर हम देखते हैं कि मानव माइक्रोबायोम का शारीरिक कार्यों से जुड़ाव क्या है, तो बात करें पाचन, स्वास्थ्य और पोषक तत्वों का अवशोषण करना। आंत माइक्रोबायोम मुख्य रूप से आंतों में जटिल कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और अन्य अपचनीय यौगिकों को तोड़ने में सहायता करता है, जिन्हें मानव शरीर अपने आप संसाधित नहीं कर सकता है। जो माइक्रोबायोम होते हैं,
तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो आंत में पाया जाता है, उनका ये काम है कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट आ रहा है जटिल है, और फिर फाइबर जो हम खाते हैं उन सारी चीज़ों के क्या कह रहे हैं, तो उसको तोड़ दे। जब उसको तोड़ देगा तो फिर हमारे लिए पाचन करना आसान हो जाएगा, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर अपच हो जाएगी। अगला बिंदु, सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। विटामिन जैसे कि विटामिन बी और के जैसे आवश्यक पोषक तत्व उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शरीर अवशोषित और उपयोग कर सकता है। अगला पॉइंट बात की जा रही है प्रतिरक्षा प्रणाली विनियमन, यानी कि जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, बॉडी से रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमारी बॉडी की, उसके बारे में बात की जा रही है। माइक्रोबायोम प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ निकटता से संपर्क करता है, इसके विकास, प्रशिक्षण और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। एक अच्छी तरह से संतुलित माइक्रोबायोम प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं को विनियमित करने, अनुचित प्रतिक्रियाओं को रोकने तथा संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है चयापचय स्वास्थ्य एवं वजन विनियमन। आंत माइक्रोबायोम की संरचना मोटापे के साथ टाइप 2 मधुमेह जैसे चयापचय संबंधी विकारों से जुड़ी हुई है। कुछ रोगाणु भोजन के चयापचय के द्वारा ऊर्जा निष्कर्षण तथा वसा के भंडारण को प्रभावित कर सकते हैं। अंततः इससे शरीर का वजन और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। उसके अलावा बात करें मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क कार्यों के बारे में, तो आंत मस्तिष्क अक्ष तंत्रिका, हार्मोनल तथा रोग प्रतिरक्षा मार्गों के माध्यम से आंत और मस्तिष्क के बीच द्विदिशिक संचार का प्रतिनिधित्व करती है। आंत माइक्रोबायोम तंत्रिका संचारक का उत्पादन करके तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ संपर्क स्थापित करके मस्तिष्क के कार्य, व्यवहार एवं चिंता, अवसाद और तनाव जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को प्रभावित कर सकती है। सॉरी फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं रोकनी पड़ेगी। अब कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में मैं कल इसके बारे में बात करूंगा, उसके लिए माफ़ करिएगा, रियली सॉरी यार, मतलब ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। अब था तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए, लेकिन वही है, फिर क्या कर सकते हैं। रियली सॉरी यार, मतलब माफ़ करना भाई। देखते ठीक है, वो तब तक आप अपने जीएस का क्वेश्चन देख लो, जीएस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कल इसके बारे में हम बात करेंगे। ये यूपीएससी में 2023 जीएस सेकंड का पेपर रहता है, उसमें से क्वेश्चन ही आया था। अरे यार सॉरी फ्रेंड्स, लेक्चर यहीं पर रोकना पड़ेगा, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। आज एडजस्ट कर लीजिए आप। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी ना हो, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इससे पहले ही मैं देखता हूँ उसको, कुछ माफ़ करिएगा आज के लिए। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो।